नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल रिया कोचिंग क्लासेस जयपुर में। प्यारे बच्चों, पिछली जो हमारी क्लास 10th की गणित की कक्षा हुई थी उसमें हम लोगों ने पढ़ना प्रारंभ किया था समांतर श्रेणी, यानी क्लास 10th मैथमेटिक्स जो है वो हमने पढ़ना शुरू कर दिया और एक क्लास हमने पढ़ ली थी बच्चों, और उसमें जो हमारा नया टॉपिक चला था वो रहा था समांतर श्रेणी। तो पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा बच्चों कि समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, समांतर श्रेणी को पढ़ने के लिए हमें कौन कौन से पदों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। जैसे हमने पढ़ा था कि जो समांतर श्रेणी के पद लिखे जाते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, प्रथम पद क्या होता है, सार्वअंतर क्या होता है, पदों की संख्या क्या होती है, एनवा पद क्या होता है, अंतिम पद क्या होता है। इस प्रकार बच्चों समांतर श्रेणी से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इन सभी बातों का हमने अध्ययन किया था। तो देखो बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारी प्रश्नावली 5.1 है उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, और प्रश्नावली 5.1 को लेकर जितने एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए गए बच्चों उन सभी का हम लोग अध्ययन करेंगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें से जो क्वेश्चन आपके मेन है या जिन क्वेश्चनों में बच्चों आपको सोल्व करने में कठिनाई आती है उन सभी प्रश्नों को मैं सोल्व कराऊंगा, और ऐसे प्रश्न आपको सोल्व करने के लिए दूंगा जिनको आप लोग आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों, बिना विलंब के हम लोग आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और मेरा आप सभी बच्चों से यही कहना है कि इस क्लास को आप लोग जितना शेयर कर सको बच्चों उतना शेयर करो, ताकि ऐसे विद्यार्थी जो क्लास 10th की मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं और जिनको मैथ पढ़ने में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आए तो बच्चों यह क्लास उन सभी तक पहुंचनी चाहिए और राजस्थान के प्रत्येक बच्चे तक हमारी क्लास जानी चाहिए। देखिए चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं हम लोग। तो देखो, प्रश्नावली 5.1 को आज हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, और प्रश्नावली जो 5.1 है बच्चों उसका जो पहला क्वेश्चन है, देखो इस पहले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है, और अगर वो एपी है बच्चों तो उसका रीज़न क्या है। इन सब बातों के बारे में आपको जानकारी देनी है। देखो बच्चों, प्रश्नावली जो है आपकी 5.1 है, इसका जो पहला प्रश्न है इसमें आपके समक्ष टोटल बच्चों चार क्वेश्चन है, और ध्यान रखना ये 4 ऐसे क्वेश्चन है बच्चों, अगर ये एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे तो 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। और याद रखना ये वही क्वेश्चन है बच्चों जो किसी भी बच्चे को 100 लाने के लिए रोकते हैं, क्योंकि इन चारों प्रश्नों को अगर आपने हल्के में लिया और इनके बारे में डिटेल से अध्ययन नहीं किया तो निश्चित आपसे ये प्रश्न गलत होगा। तो मेरी कोशिश रहेगी इस प्रकार के प्रश्न, ये 4 ही नहीं, इस प्रकार के जितने भी प्रश्न बच्चों आपसे वो एग्जामिनर पूछ सकता है उन सभी का पैटर्न जो है मैं आपको सोल्व कराने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो ये 4 प्रश्न आपको बिल्कुल डिटेल से पढ़ने हैं बच्चों, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न होते हैं जो हमें एग्जाम में 1 या 2 नंबर यानी जो हमारा 100 का टारगेट होता है उससे रोकते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, प्रत्येक किलोमीटर के बाद, देखो आपसे कहा गया है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद जो टैक्सी का किराया है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है बच्चों, 8 रुपये है। एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मान के चलिए बच्चों आप लोग यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। जब आप लोग यहाँ से चलना प्रारंभ करोगे और बच्चों जब आप लोग यहाँ तक पहुँचोगे तो आपने देखा कि आपने इस बिंदु से लेकर उस बिंदु तक, मान लीजिए ये आपका प्रारंभिक बिंदु हो गया बच्चों ए, और ये आपका अंतिम जो बिंदु है वो क्या हो गया बी। जब आप बिंदु ए से चलकर बी तक चलोगे तो मान लो बच्चों आपने टोटल 5 किलोमीटर की दूरी क्या की, यह आपने तय कर ली। ठीक है बच्चों, टोटल दूरी कितनी तय की आपने, 5 किलोमीटर, राइट। चलो आपने देखा कि सर जब मैं बिंदु ए से चलकर बी तक जाऊंगा
तो मुझे टोटल 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे देखो, प्रत्येक किलोमीटर के बाद, अब देखो बच्चों, मान लीजिए आप यहाँ तक आओगे तो आपका 1 किलोमीटर पूरा होगा, यहाँ तक आओगे तो आप 2 किलोमीटर की दूरी तय करोगे, ये हो जाएगी आपकी 3, और इस प्रकार आपने बच्चों बिंदु बी तक पहुँचकर टोटल कितने किलोमीटर की दूरी तय कर ली आपने, तो आपने दूरी कर ली बच्चों कितने किलोमीटर की, 5 किलोमीटर की। ठीक है, ये एग्जाम्पल है जिसके माध्यम से आपको ये क्वेश्चन समझाया जा रहा है बच्चों। ठीक है, देखो, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का जो टैक्सी का किराया होगा बच्चों, वो याद रखना कितना होगा, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया रुपये 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है बच्चों, 8 रुपये है। इसका शाब्दिक अर्थ यह है कि जैसे मान लीजिए आप बच्चों बिंदु ए से चलना प्रारंभ करते हैं और जब आप लोग 1 किलोमीटर चलोगे तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक जब आपने ये दूरी तय की 1 किलोमीटर की, तो उसका किराया जो है बच्चों वो कितना लगा, 15 रुपये। ठीक है, क्लियर है। चलो अब देखो प्रश्न क्या कहता है, जब आपने 1 किलोमीटर चला तो किराया कितना लगा बच्चों, 15 रुपये। अब जब आप यहाँ से यहाँ तक अगला किलोमीटर चलेंगे, यानी जब आप 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद जब अगले 1 किलोमीटर की दूरी तय करोगे बच्चों, तो उसका जो किराया होगा वो 8 रुपये ज़्यादा लगेगा। समझ गए, यानी 15 में 8 जोड़ोगे तो बताओ कितने हो जाएंगे, तो 15 में बच्चों आप लोग 8 जोड़ोगे तो आपका किराया लगेगा 23 रुपये का। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक आपने 1 किलोमीटर चला तो किराया कितना लगा बच्चों, 23 रुपये। जब आप यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर 1 किलोमीटर चलोगे तो ध्यान रखना, जो पीछे की आपने दूरी, पीछे जो आपका 1 किलोमीटर का किराया लगा उससे 8 रुपये ज़्यादा लगेगा बच्चों आपके अगले 1 किलोमीटर का। ठीक है, तो 23 में फिर 8 जोड़ोगे आप लोग तो कितने आ जाएंगे बच्चों, 31 रुपये। फिर जैसे यहाँ से 1 किलोमीटर आप लोग आगे चलोगे तो 1 किलोमीटर आगे चलते ही क्या होगा बच्चों, फिर आपका 8 रुपये ज़्यादा लगेगा। तो पहले 1 किलोमीटर का किराया कितना था, 31, अब 31 से 8 ज़्यादा लगेगा, तो बताओ कितना हो जाएगा आपका, 39 रुपये। इस प्रकार से बच्चों यह आगे तक बढ़ता जाएगा। तो मैंने आपको यही तो सिखाया था कि अगर मान लो आपकी कोई श्रेणी समांतर श्रेणी है बच्चों, तो उसका मतलब यह है कि समांतर श्रेणी जो होती है वो संख्याओं का एक ऐसा समूह होता है या संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है बच्चों, जिसमें प्रत्येक जो पद होता है वो अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। और आपने देखा कि यहाँ वो जो निश्चित संख्या जुड़ी गई है बच्चों, वो निश्चित संख्या कौन सी है आपकी, 8। और जो निश्चित संख्या जोड़ी जाती है वही क्या कहलाता है बच्चों, हमारा सार्व अंतर, यानी समान अंतर, जिसे डी से प्रदर्शित किया जाता है, कहलाता है। ठीक है, तो देखो इसका मतलब ये था बच्चों कि जैसे मान लो आपने प्रथम 1 किलोमीटर की दूरी तय की, सपोज करो आप अपने घर से किसी कॉलेज के लिए पढ़ने के लिए आप लोग जा रहे हो, तो जैसे ही बच्चों आप लोग घर से 1 किलोमीटर निकलोगे तो उसका किराया लगेगा 15 रुपये। अब इस हिसाब से तो अगले 1 किलोमीटर का किराया भी कितना लगना चाहिए, 15 लगना चाहिए। लेकिन प्रश्न के अनुसार यह है कि जैसे ही आप अगला 1 किलोमीटर चलोगे तो पीछे का 1 किलोमीटर का जो आपका किराया लगा उससे 8 रुपये ज़्यादा किराया अगले किलोमीटर का लगेगा। ठीक है बच्चों, फिर लगा 23 रुपये। फिर जैसे ही अगला 1 किलोमीटर चलोगे तो 23 से 8 रुपये ज़्यादा फिर लग जाएंगे। इस प्रकार आपका आगे बढ़ता जाएगा। तो आपने देखा बच्चों कि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये था, अगले किलोमीटर का लगा 23 रुपये, उससे अगले किलोमीटर का लगा 31 रुपये और उससे अगले किलोमीटर का लगा बच्चों आपका 39 रुपये। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपको एक समांतर श्रेणी बनती हुई दिखाई दे रही है। अब आपको इसकी जांच करनी है बच्चों कि यह आपकी समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर है
तो क्यों है? क्योंकि आप सभी को पता है यह समांतर श्रेणी कब बन सकती है, जब यहाँ सार्व अंतर का मान क्या होगा बच्चों, आपके पास में समान होगा। तो देखो पदों की संख्या अगर आप देखें बच्चों, तो पहला पद जो होता है उसको a1 लिखा जाता है और a1 का मान है बच्चों 15। अगला जो होगा वो a2 होगा, a2 का मान कितना है बच्चों 23। अगला जो होगा वो a3 होगा, a3 का मान कितना है 31। और उसके बाद आएगा बच्चों a4 जो आपको कितना दिया गया है बताओ, 39 दिया गया है। ठीक है, अब आपको जांच करनी है कि यह जो आपने प्रश्न पढ़ा ये आपका एक एपी बन रहा है या नहीं बन रहा। तो आपको ज्ञात करना है बच्चों सार्व अंतर डी का मान। सार्व अंतर डी का जब भी मान ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं बच्चों, आगे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देते हैं। इसी प्रकार जैसे मान लो a3 में से आप किसको घटाओगे बेटा, a2 को। इसी प्रकार मान लीजिए वो आपसे पूछेगा तो a4 में से किसको घटाना पड़ेगा आपको, a3 को। मतलब आगे वाले पद में से आपको क्या करना है बच्चों, पहले वाले पद को घटाना है। ठीक है, खुद प्रैक्टिस करना। ध्यान रखना बच्चों, जितनी इस मैथमेटिक्स की आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतनी ही यह आपकी स्ट्रॉन्ग बनेगी। और अगर मैथ्स को आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो ध्यान रखना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि आप लोगों ने हासिल कर ली। देखो a2 में से a1 घटाएंगे तो 23 में से आपने घटाया कितने, 15। बताओ 23 में से जब 15 जाएगा बच्चों तो कितना बचेगा, 8। फिर इसी प्रकार 31 में से आप घटाओगे 23 को, तो अगर 31 में से 23 को घटाओगे तो कितना बचेगा बच्चों, 8 ही बचेगा। फिर आपने देखा सर 39 में से अगर हम 31 को घटाते हैं तो भी कितना प्राप्त होता है, 8 प्राप्त होता है। तो बताओ डी का जो मान है वो आपको प्रत्येक स्थिति में समान प्राप्त होता है। यानी बच्चों यह क्या है, आपकी एक समांतर श्रेणी है। क्लियर? तो उम्मीद करूंगा बच्चों आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आप सभी को बिल्कुल सही तरीके से समझ में आया होगा। तो एक बार जल्दी से बच्चों जितना शेयर हो सके उतना आपको इस सेशन को क्या करना है, शेयर करना है। आगे चलो फिर हम बात करते हैं अगला जो बच्चों पहले का दूसरा क्वेश्चन है वो देखो, किसी बेलन में उपस्थित। देखो बच्चों बेलन की बात आई तो प्रश्न को पढ़ने से पहले हम लोग एक एक स्थिति को बिल्कुल सही तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। देखो बेटा ये बेलन शब्द है। अब बेलन शब्द का मतलब आप लोग ये मत समझना कि जो आपका खाना बनाने का बेलन होता है वो नहीं है बच्चों, ये रसोई घर का। ये बेलन एक ऐसी आकृति होती है बच्चों जिसका प्रत्येक जो सिरा है वो कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। ठीक है, अब बेलन की दो स्थितियां हो सकती है, यह आपका ठोस बेलन भी हो सकता है और बच्चों आपका खोखला बेलन भी हो सकता है। तो देखो इस प्रकार से बेलन की जो संरचना है वो हमारे सामने आती है और बेलन का जो बच्चों यह आधार होता है ये याद रखना वृत्ताकार होता है। क्लियर? ये दो वृत्ताकार आधार होते हैं। ये पूरा बेलन का व्यास कहलाता है बच्चों, आदि क्या कहलाती है, बेलन की त्रिज्या कहलाती है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे तक जो है ये क्या कहलाती है, इस बेलन की ऊंचाई कहलाती है। ठीक है, अब देखो किसी बेलन यानी जिसे सिलेंडर कहा जाता है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। अब देखो बच्चों ये जो आपका बेलन है इस बेलन में किसकी मात्रा उपस्थित है, तो याद रखना इस बेलन में क्या भरी हुई है, हवा भरी हुई है। देखो एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, अगर इस बेलन के अंदर बच्चों आपने हवा भरी है तो हवा जितना स्थान ग्रहण करेगी वही क्या कहलाएगा, उसका आयतन कहलाएगा। ठीक है, आयतन का मतलब होता है कोई भी वस्तु जितना स्थान ग्रहण करती है बच्चों वह उसका क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। क्लियर? और आयतन जो है वो याद रखना हमेशा घन में आता है,
यानी क्यूब में। और क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करें तो क्षेत्रफल जो है बच्चों वो हमेशा स्क्वायर में आता है, यानी वर्ग में आता है। क्लियर? आगे देखो। इसके बाद प्रश्न कहता है कि किसी बेलन में उपस्थित जो हवा की मात्रा है, ठीक है बच्चों, जबकि वायु निकालने वाला पंप, देखो एक जगह लिखा हवा और एक जगह क्या लिखा, वायु। आप लोग याद रखना बच्चों, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। हवा और वायु जो है वो दोनों एक ही है, एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो हवा निकालने वाला जो पंप है वो प्रत्येक बार क्या करता है, बेलन की जो शेष हवा बच जाती है, ठीक है, बेलन की जो शेष हवा बच जाती है बच्चों, उसका क्या करता है, 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। क्लियर? देखो एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इस बेलन के अंदर जो हवा भरी गई है, इस बेलन के अंदर जो हवा भरी गई है, क्या उस हवा की मात्रा आपको मालूम है क्या बच्चों? तो आप कहोगे सर बेलन में हवा की जो मात्रा है वो कितनी है, ये तो हमें मालूम ही नहीं है। तो मैंने कहा कि माना बच्चों, मैंने कहा कि माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा x है। ठीक है बच्चों, बेलन के अंदर जो आपने हवा भरी है उसकी मात्रा क्या है बच्चों, x है। क्लियर? अब आपने ये कहा कि सर हवा को निकालने वाला जो पंप है वो प्रत्येक बार क्या करता है, उस बेलन की जो शेष हवा बच जाती है उसका 1/4 भाग क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। एक बात बताओ बच्चों, सबसे पहला पद आएगा A1, तो हवा की जो मात्रा है उसको आपने क्या माना बच्चों, x। आपने कहा सर A1 का मान x आ गया। क्लियर? चलो अब आपको क्या करना है बच्चों, A2 का मान चाहिए। A2 का मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, ये जो शेष आपके पास हवा की मात्रा बची हुई है इसका 1/4 भाग जो है वो इसमें से आप क्या कर दोगे, कम कर दोगे। तो पहले बच्चों ये जो x आपकी शेष हवा की मात्रा बची हुई है, इस x का आपको क्या निकालना पड़ेगा, तो आप निकालोगे x का 1/4 भाग। ठीक है बच्चों, क्या निकालोगे, x का 1/4 भाग। तो यह आ जाएगा x इंटू, जहां का आएगा वहां क्या लगाओगे बच्चों, गुणा का चिन्ह, इंटू 1/4। तो 1 को x से गुणा किया तो कितना आया बच्चों, x/4, x/4 आ गया। ठीक है, देखो ये x थी आपकी बच्चों शेष हवा की मात्रा। अब इस x का क्या निकाला आपने, 1/4। बताओ कितना प्राप्त हुआ, x/4। तो मैं कह रहा हूं A2 का जो मान आएगा बच्चों, ये A2 का मान कब प्राप्त होगा, जब आप इस शेष हवा की मात्रा में से इसका 1/4 भाग क्या कर दोगे, बाहर निकाल दोगे। तो बाहर निकालोगे तो बच्चों कमी होगी। तो बताओ कमी के लिए किसका चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, अब आपको इस शेष जो हवा की मात्रा है बच्चों, इसका जो 1/4 भाग x/4 आपको प्राप्त हुआ उसको बाहर निकालना है। तो घटाओगे आप कितना बच्चों, x/4। इसको आपने सोल्व किया, 4 को x से गुणा किया तो बच्चों कितना आया, 4x, माइनस का क्या आ गया आपका x, और बटे में कितना आ गया, 4। ठीक है, देखो बेटा x के बटे में कुछ नहीं है तो आप लोग क्या मान सकते हो, 1। 4 को x से गुणा किया तो 4x, माइनस x को 1 से गुणा किया तो x एकम x, और नीचे आ गया बेटा आपका 4 एकम 4। 4x में से x को आपने घटा दिया तो बताओ आपको कितना प्राप्त हुआ बच्चों, 3x/4। ठीक है, आपने कहा सर दूसरा पद जो है A2 का मान वो में कितना प्राप्त हो जाता है, 3x/4 बच्चों प्राप्त होता है।
अब देखो A2 का मान कितना है बच्चों, 3x/4। ये क्या है बच्चों, आपकी इस सिलेंडर में यानी बेलन में जो आपने हवा भरी थी उसका 1/4 भाग निकालने के बाद जो शेष हवा बची है वो कितनी है बच्चों, 3x/4। अब देखो अगली बारी आएगी, मतलब आपको ज्ञात करना है बच्चों तीसरा पद। तो तीसरी बार में क्या होगा, ये जो शेष हवा बची है पहले तो इसका 1/4 निकालो और फिर उस 1/4 को इसमें से क्या करो, घटाओ, तब आपको अगला पद क्या हो जाएगा बच्चों, प्राप्त हो जाएगा। तो आप निकालोगे 3x/4 का क्या निकालोगे बच्चों, 1/4। तो यह आ जाएगा आपका 3x/4 इंटू 1/4 यानी आ गया बच्चों आपका 3x/16। ठीक है। अब बताओ बच्चों 3x/16 को आप किस में से घटाओगे, तो पहले वाले पद में से घटाओगे 3x/4 में से। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, यहाँ पर 3x/4 में से किसको घटाना है, तो आपको घटाना है बच्चों 3x/16 को। ठीक है। देखो इसको आप लोग घटाओगे तो 16 को 3 से गुणा करोगे, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 × 48। ये हो जाएगा आपका 48x माइनस 3 चौक 12x और बटे में कितना आ गया, 16 चौकू 64। ठीक है बच्चों, इसको आपने सोल्व किया तो बताओ 48x में से 12x गया तो ये बचेगा आपका बच्चों कितना, 8 में से 2 गया तो 6 और 4 में से 1 गया तो 3, 36x/64। ठीक है। इसको आपने काटा किससे, तो ये कटेगा आपका 4 से, 4 नाम 36 और 4 एकम 4, 4 छक्की 24। तो यह आ गया बच्चों आपका 9x/16। बताओ कितना प्राप्त हुआ आपको, 9x/16। यानी तीसरा जो पद है A3 वो आपको कितना प्राप्त हो जाता है बच्चों, 9x/16 आपको प्राप्त होता है। क्योंकि 48 में से 12 आपने घटाए तो बचे कितने बच्चों, 36x बटे में कितना आ गया आपका 64। ठीक है। 36 में आपने 4 का भाग दिया, कितनी बार गया बच्चों, 9 बार, 9 चौक 36 और 16 को आपको पता है 4 से गुणा करते हैं तो 16 चौकू 64। ठीक है। तो इस प्रकार इसको आपने काटा तो 9x/16 आपको बच्चों प्राप्त हो गया, जो क्या है आपका A3 यानी तीसरा पद। अब देखो अगर आप चाहो कि सर हमें इसका चौथा पद ज्ञात करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, जो 9x/16 है इसका 1/4 भाग निकालोगे और उसको इसमें से क्या कर दोगे, घटा दोगे, तो आपको अगला जो है बच्चों वो चौथा पद प्राप्त हो जाएगा। ये तो आ गया आपके पास A1 पहला पद, A2 दूसरा पद और A3 तीसरा पद। अब आपको इस बात की जांच करनी है कि क्या ये एक समांतर श्रेणी है, और अगर है तो कब होगी, जब आपके पास सार्व अंतर d का मान जो है बच्चों वो क्या प्राप्त होगा, आपको समान प्राप्त होगा। ठीक है। देखो जांच करें इसकी, तो आपने देखा बच्चों कि d का मान हम लोग कब ज्ञात करते हैं, जब आगे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाते हैं। यानी d का मान ज्ञात करने के लिए बच्चों आगे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाया जाता है। तो आप कहोगे सर दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, तो मैंने कहा बेटा कि दूसरा जो पद है वो आपका बताओ कितना प्राप्त हुआ, 3x/4। 3x/4 में से पहले वाले पद को घटाओ तो पहला पद क्या था आपका x, इसके बटे में कुछ नहीं है तो आपने 1 माना, 3x को 1 से गुणा किया तो बच्चों आ गया 3x माइनस का 4x, और बताओ बटे में कितना आ गया, 4 एकम 4। 3x में से 4x गया तो बच्चों बचा आपका माइनस का x/4। अब चेक करो कि क्या आगे भी आपको d का मान माइनस का x/4 प्राप्त होता है क्या। फिर देखो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, तो A3 में से किसको घटा देंगे, A2 को। A3 आपने देखा
कि A3 का जो मान है वो आपके पास आ गया 9x/16। अब 9x/16 में से आप A2 घटाओगे कितना, 3x/4। तो यह आपको प्राप्त हो जाएगा 9 चौक 36 x माइनस 16 को 3 से गुणा करेंगे तो 16 × 48 x बटे में आ जाएगा बच्चों 16 चौकू 64। ठीक है, 36 में से 48 घटाओगे तो माइनस का 12x/64। क्लियर। देखो 36 है तो 8 में से 6 गए तो बच्चे 2, 4 में से 3 गए तो एक माइनस का 12x/64। इसको जब हम लोग काटेंगे बच्चों 4 से तो यह आएगा माइनस का 3x/16। ठीक है, 4 का भाग आपने दिया तो कितना प्राप्त हुआ, माइनस का 3x/16, और जबकि ऊपर क्या रहा है, माइनस का x/4। तो आपने देखा कि दोनों स्थितियों में जो आपको d का मान है वो समान प्राप्त नहीं हुआ। अगर ये समान प्राप्त नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि यह आपकी AP नहीं बन सकती, क्योंकि देखो A2 माइनस A1, जब आपने बच्चों A2 में से किसको घटाया, A1 को। देखो D का मान कब सही होता है, जब A2 में से A1 को घटाने पर जो मान आए वो A3 में से A2 को घटाने पर जो मान आएगा उसके बराबर प्राप्त होना चाहिए। तो आपने देखा A2 माइनस A1 का मान कितना है, माइनस का x/4, और A3 माइनस A2 का जो मान है बच्चों वो कितना है, माइनस का 3x/16। तो आपने कहा सर ये दोनों तो आपस में बराबर ही नहीं आ रहे। तो अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो बच्चों याद रखना यहाँ से आप लोग D का मान ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको समान प्राप्त नहीं हो रहा। तो यहाँ आपकी जो AP है वो किसी भी कंडीशन में नहीं बन सकती। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार याद रखना किस प्रकार से आपकी AP बनेगी और किस प्रकार से आपकी AP नहीं बनेगी। चलो इसके बाद बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। देखो पहले का जो तीसरा प्रश्न है वो है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, सुनो आप लोग ध्यान से। सबसे पहले क्या हुआ, आपने बच्चों यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ से चलना प्रारंभ किया, आप यहाँ पहुँच गए और यहाँ पहुँचे तो आपने दूरी तय की बच्चों 1 मीटर की, और ये आपने क्या खोदा, यहाँ पर कुआं खोदा। ठीक है, देखो जब आपने बच्चों ये कुआं खोदा तो इसकी जो लागत है वो कितनी आई, तो आपने कहा सर इसकी जो लागत है वो हमें प्राप्त होती है कितनी, 150 रुपये। देखो बच्चों पहले तो प्रश्न को पढ़ो कि प्रश्न क्या कहना चाहता है आपसे। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में जो लागत आती है बच्चों, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की जो लागत है वो 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की जो लागत है वो 50 रुपये बढ़ जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि आपने यहाँ से चलना प्रारंभ किया बच्चों और यहाँ आप पहुँच गए। ठीक है, तो 1 मीटर की दूरी तय करते आपने क्या किया बच्चों, एक कुआं खोदा। कुआं खोदा तो उसकी जो लागत है वो 150 रुपये आई, सॉरी 15 रुपये नहीं है, ये याद रखना बच्चों कितना है आपका, 150 रुपये। ठीक है, अब पहला आपने कुआं खोदा तो 150 रुपये की लागत आई। जब यहाँ से अगला कुआं आप खोदोगे 1 मीटर की दूरी पर यहाँ पर, तो इसकी जो लागत आएगी वो 50 रुपये बढ़ जाएगी, यानी कितनी आएगी, 200 रुपये। फिर जब आप यहाँ से बच्चों 1 मीटर आगे चलोगे और फिर कुआं खोदोगे तो फिर उसकी जो लागत है वो पीछे वाले से कितनी बढ़ जाएगी, 50 रुपये। तो इसकी लागत आ जाएगी कितनी, 250 रुपये। ठीक है,
इसी प्रकार मान लो आप फिर यहाँ से 1 मीटर चलने के बाद कुआं खोदोगे तो इसकी जो लागत आएगी बच्चों वो पीछे वाले कुएं की लागत से 50 रुपये बढ़ के आएगी। तो 250 से बढ़कर कितनी आएगी बताओ, 300 रुपये। ठीक है, तो आपने देखा बच्चों कि प्रथम पद जो A1 है आपको कितना प्राप्त होता है, 150। द्वितीय पद जो A2 है बच्चों वो कितना प्राप्त होता है, 200। तीसरा पद A3 आपको कितना प्राप्त होता है, 250। और चौथा पद बच्चों A4 आपको कितना प्राप्त होता है, 300। क्लियर। इस प्रकार ये पदों की संख्या आपके समक्ष आ गई। अब आप देखोगे बच्चों आपको ज्ञात क्या करना है, सार्वअंतर, क्योंकि आपको पता लगाना है कि ये एक समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो आपको बच्चों किसका मान निकालना है, डी का मान। डी का मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, आगे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाओगे और जांच करोगे। तो बच्चों A2 200 है, A1 150 है। अगर मैं 200 में से 150 घटा दूं, बताओ बच्चों कितने बचेंगे, 50। राइट। इसी प्रकार अगर और चेक करें तो बताओ A3 में से बच्चों किसको घटाओगे, A2 को। तो आपने कहा सर A3 का मान है 250, A2 का मान कितना है, 200। 250 में से 200 आपने घटाया तो कितना प्राप्त हुआ, वहीं आपको 50 प्राप्त हुआ। तो आपने कहा कि सर यहाँ देखिए A2 माइनस A1 का जो मान है वो में प्राप्त होता है A3 माइनस A2 के बराबर। अगर ये बराबर आ जाए, कहने का मतलब अगर D का मान बच्चों आपका समान आ जाए तो आप कहोगे यह आपका क्या है, एक AP है, यानी समांतर श्रेणी है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखो अगला प्रश्न नंबर 4। सुनना बच्चों आप लोग मेरी बात ध्यान से, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रश्न नंबर 4 है बच्चों ये आपका वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि ध्यान रखना NCERT सिलेबस ऐसा सिलेबस होता है जिसमें आपको पूर्ण रूप से जानकारी नहीं दी जाती है। अब आपने देखा कि जब समांतर श्रेणी को आप पढ़ते हो बच्चों तो पूरी 5.1 को लेकर या आगे भी हम देखें तो केवल एक ही प्रश्न है जो आपका किस पर आधारित है बच्चों, ब्याज के ऊपर आधारित है। अब इस प्रश्न को आप लोग तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको ब्याज से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त हो। अगर ब्याज से संबंधित आपको पूरी जानकारी प्राप्त नहीं है तो किसी भी कंडीशन में बच्चों आप लोग इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में सॉल्व नहीं कर सकते हो। क्योंकि मान लो आपको पढ़ाने वाले टीचर ने करवा दिया कि बच्चों ये प्रश्न है, इस प्रश्न को आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है, ठीक है आपने सॉल्व कर दिया, लेकिन ध्यान रखना एग्जाम में प्रश्न उल्टा सीधा आपको देखने को मिलेगा। तो वो तभी सॉल्व कर पाओगे बच्चों जब आपको ब्याज को लेकर पूरी जानकारी प्राप्त होगी। तो इस प्रश्न को सॉल्व करवाने से पहले मेरी कोशिश ये है बच्चों कि ब्याज को लेकर क्या क्या जानकारी है जो मैं कक्षा 10 में आवश्यक है अगर इस प्रकार का प्रश्न हमारे पास एग्जाम में आता है। तो देखो बच्चों सबसे पहले तो आपके पास में काम में आता है मूलधन। क्या काम में आएगा बच्चों, मूलधन। ध्यान रखना मूलधन को हम लोग बच्चों P से प्रदर्शित करेंगे, प्रिंसिपल। देखो मूलधन का मतलब होता है जब हम किसी व्यक्ति से पैसा उधार लेते हैं या किसी व्यक्ति को पैसा उधार देते हैं तो उधार लिया गया या उधार दिया गया जो पैसा होता है बच्चों, उधार लिया गया या उधार दिया गया जो धन होता है वही क्या कहलाता है, आपका मूलधन कहलाता है। ठीक है, ये बात याद रखना। फिर एक आता है बच्चों हमारा दर। दर याद रखना हमेशा किस में आती है बच्चों, प्रतिशत में आती है। और जब प्रतिशत हटता है तो बटे में क्या लग जाता है, 100 लग जाता है। दर का मतलब ये है कि आप जो सामने वाले व्यक्ति से ब्याज लोगे वो ब्याज आप किस हिसाब से लोगे, तो उस ब्याज का जो हिसाब है वही क्या कहलाता है बच्चों, आपका दर कहलाता है। ठीक है, एक आपका काम में आता है समय। बोलो क्या काम में आएगा, समय। तो समय को प्रदर्शित करेंगे बच्चों किससे, टी से।
टी यानी टाइम आपका समय, दर होती है बच्चों रेट, और रेट को प्रदर्शित करोगे आर से। ठीक है, अब एक आपके पास में आता है बच्चों साधारण ब्याज। ध्यान देना, साधारण ब्याज का मतलब होता है एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है बच्चों, जब भी आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना हो तो साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है आपका मूलधन इंटू दर इंटू समय। केवल यही सूत्र है बच्चों जो किसका होता है, साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय। ठीक है, चलो, लेकिन ध्यान रखना बच्चों, दर जो है वो आपको प्रतिशत में दी जाती है। इस कारण प्रतिशत को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बटे में 100 लगाते हैं। तो इस प्रकार आपका फॉर्मूला बन जाता है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। क्लियर बच्चों। अब देखो, एक आपके पास में काम में आता है मिश्र धन। बताओ बच्चों क्या काम में आएगा आपका, मिश्र धन। ठीक है, देखो मिश्र धन का मतलब होता है बच्चों अमाउंट। बताओ मिश्र धन यानी क्या होता है, अमाउंट होता है जिसे ऐसे प्रदर्शित किया जाता है बच्चों। और मिश्र धन जो है ये अमाउंट, ये याद रखना आपका मूलधन प्लस साधारण ब्याज, इनके योग के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, जैसे ही बच्चों साधारण ब्याज को हम लोग मूलधन में जोड़ते हैं तो साधारण ब्याज को मूलधन में जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हो जाता है बच्चों, तो याद रखना हमें अमाउंट यानी मिश्र धन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, चलो, तो ये तो आ गया बच्चों आपका मिश्र धन। क्लियर। एक और आपके पास में काम में आता है बच्चों जिसे क्या कहा जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। देखो सारी बातें समझाऊंगा मैं आपको यहाँ पर कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है और साधारण ब्याज क्या है, दोनों के बीच में अंतर क्या है। ध्यान देना बच्चों, ये जो आप लोग पढ़ रहे हो साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और जो मिश्र धन है, ये आगे जाकर जब आप लोग कंपटीशन की तैयारी करोगे बच्चों तो वहाँ बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रतिशत यानी अंक गणित, अर्थमेटिक बच्चों यहीं से आपकी बनती है। अगर इसके बारे में आप लोग ढंग से पढ़ लोगे ना तो जीवन में कभी आपको अर्थमेटिक पढ़ते समय कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती। ठीक है, देखो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है बच्चों ब्याज का ब्याज, ब्याज पर भी ब्याज। अब ये किस प्रकार से लगता है ये मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखो ये किस प्रकार लगेगा आप लोग ध्यान रखना बच्चों, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेना और प्रत्येक जो कंडीशन है वो आप सभी को आनी चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बच्चों ये। और कक्षा 10th में अगर आपको पढ़ाई जा रही है तो समझ लेना आपको बहुत अच्छी नॉलेज दी जा रही है। देखो जब प्रश्न को पढ़ाऊंगा ना तब देखना आप लोग कितना इसका जल्दी आंसर कर पाओगे। सुनो बच्चों, एक प्रश्न मैंने लिया कि 1000 रुपये। ठीक है बच्चों, मेरे पास कितने हैं, 1000 रुपये है। क्लियर। मैंने 1000 रुपये किसी को उधार दे दिए और मैंने कहा कि भाई जो ब्याज की दर लगेगी वो लगेगी कितने रुपये, 3 रुपये प्रति सैकड़ा के हिसाब से। ठीक है, 3 रुपये प्रति सैकड़ा के हिसाब से। इसका मतलब है बच्चों देखो 3 रुपये प्रति सैकड़े का मतलब होता है कि 100 रुपये पर कितना ब्याज, 3 रुपये। 3 रुपये प्रति सैकड़े का मतलब होता है बच्चों 100 रुपये पर कितना ब्याज, 3 रुपये। ठीक है, देखो 1000 रुपये मेरे पास है। अब मैं क्या करूँगा,
1000 रुपये को किसी को उधार दूंगा, तो बताओ जब मैं उधार दूंगा बच्चों तो ये 1000 रुपये जो है ये क्या कहलाएगा, मूलधन। ठीक है, 1000 रुपये मूलधन आ गया। मैं दूसरे को उधार दूंगा, जिस दर से मैं ब्याज लूंगा बच्चों वो दर है 5%। 5% दर है। और समय, मैंने कहा समय कितना है आपके पास, 2 वर्ष। देखो प्रश्न क्या बना आपका, प्रश्न ये बना कि यदि कोई व्यक्ति 2 वर्ष के लिए 5% साधारण ब्याज की दर से 1000 रुपये उधार लेता है तो बताओ वह 2 वर्ष के बाद कितने रुपये चुकाएगा। एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं बच्चों, जब वह 2 वर्ष के बाद में पैसे चुकाएगा तो जितनी राशि वो ले रहा है उसे वह राशि भी देनी होगी, और 2 वर्ष का उस राशि का जितना ब्याज बनेगा वह भी उसे देना पड़ेगा। यानी वह चुकाएगा मिश्र धन, जिसमें ब्याज भी काउंट होगा और उसका मूलधन भी काउंट होगा। ठीक है, तो आप कहोगे सर पहले हमें निकालना है साधारण ब्याज। क्या निकालना है बच्चों आपको, साधारण ब्याज। तो आप कहोगे सर साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। ठीक है बच्चों, बताओ मूलधन कितना था, 1000 रुपये। दर कितनी आई बच्चों, 5 रुपये। समय कितना आया, 2 वर्ष का। ठीक है, और बटे में कितना आ गया, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 दूनी 10, 10 को 10 से गुणा किया बच्चों कितना आ गया, 100 रुपये। आपने देखा 1000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 5% साधारण ब्याज की दर से ब्याज कितना हो गया बच्चों, 1000 रुपये। तो मुझे बताओ जब वह उस व्यक्ति को पैसे लौटाएगा तो कितने लौटाएगा, 1000 प्लस 100 यानी 1100 रुपये लौटाएगा। ये तो आ गया बच्चों साधारण ब्याज। अब देखो होता क्या है, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में ये फर्क होता है बच्चों, इसको मैं केवल समझाऊंगा, आप लोग इसको ध्यान से समझना कि मैंने किसी व्यक्ति से 500 रुपये उधार लिए। अब 1 वर्ष का ब्याज लगा बच्चों 2% की दर से, मान के चलो। अब 500 रुपये का है ना, 1 वर्ष का जैसे ब्याज मान लो 50 रुपये हो गया, तो अगले वर्ष भी उसका ब्याज 50 रुपये लगेगा। उससे अगले वर्ष भी उसका ब्याज कितना लगेगा, 50 रुपये लगेगा। उससे अगले वर्ष भी उसका ब्याज कितना लगेगा, 50 रुपये। यानी प्रत्येक वर्ष जो ब्याज लगेगा बच्चों वो समान लगेगा। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज का जो प्रश्न है वो अब आपका आ गया बच्चों समांतर श्रेणी के रूप में। तो चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, जैसे मान लो मैंने किसी से 2000 रुपये उधार लिए और 2000 रुपये का 1 साल का जो ब्याज है वो 200 रुपये हो गया, तो मैं उस व्यक्ति को अगले साल कितना दूंगा, 200 रुपये ब्याज दूंगा। अब ये नहीं है कि उससे अगले साल भी मैं उस व्यक्ति को 200 रुपये ब्याज दूंगा, नहीं, क्योंकि उससे अगले साल बच्चों जो उसका मूलधन होगा वो ब्याज जुड़ के आएगा। मतलब 2000 है तो 2000 में ब्याज कितना जुड़ा, 1 साल का 2200। अब अगले साल है ना उसका मूलधन 2000 नहीं लोगे आप, कितना लोगे, 2200। फिर 2200 का ब्याज निकालोगे आप। ठीक है, इस प्रकार से आपको आगे जोड़ते हुए बच्चों चलना है। क्लियर। तो ये फर्क होता है। चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है बच्चों, मूलधन जो होता है वो प्रत्येक वर्ष बदलता रहता है, क्योंकि उसमें प्रत्येक वर्ष का ब्याज जुड़ता रहता है। जबकि साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष के लिए मूलधन का जो मान है वो क्या होता है, समान होता है। इस कारण चक्रवर्ती ब्याज के लिए कहा जाता है बच्चों कि ब्याज पर भी ब्याज लेना। ठीक है, अब देखो मेन मुद्दा है बच्चों हमारा प्रश्न को लेकर कि क्या इस प्रश्न के माध्यम से हमारे को समांतर श्रेणी प्राप्त होती है क्या। देखो बच्चों प्रश्न को सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, ध्यान दो।
खाते में प्रत्येक वर्ष का, बच्चों प्रत्येक वर्ष का मतलब हर एक साल का, ठीक है। इन शब्दों पे गौर करना आप लोग थोड़ा सा। खाते में प्रत्येक वर्ष का यानी बच्चों हर साल का, मिश्र धन यानी अमाउंट, जो आपका मूलधन भी है बच्चों और साधारण ब्याज भी है, ठीक है। जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से यानी साल भर के लिए, ठीक है, वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। देखो बच्चों इसका मतलब यह है, सबसे पहले मैं आपसे कह रहा हूं बेटा कि आप मुझे बताओ मूलधन आपको कितना दिया गया है। तो आपने कहा सर मूलधन हमें दिया गया है 10,000 रुपये। कितना है बच्चों? 10,000 रुपये है, ठीक है। देखो मूलधन आपका 10,000 रुपये है बच्चों, क्लियर, ठीक है। आपने कहा सर मूलधन 10,000 रुपये है, मतलब प्रथम पद A1 जो हमारा कितना है 10,000, ठीक है बच्चों। अब आपको निकालना है A2 क्या होगा, अब आपको निकालना है बच्चों A3 क्या होगा, इसी प्रकार आपको निकालना है A4 क्या होगा। तो आपने देखा बच्चों A1 का मान 10,000 है। अब आप निकालोगे बच्चों A2 का मान, तो A2 का मान कब आएगा? जब आप इस मूलधन का एक वर्ष का क्या निकालोगे ब्याज, और उसको इसमें क्या करोगे बच्चों जोड़ोगे, क्योंकि वही तो आपका क्या कहलाएगा बेटा, मिश्रधन कहलाएगा। बताओ मिश्रधन क्या होगा? मूलधन और उस मूलधन का ब्याज, ठीक है बच्चों। देखो तो A2 का मान निकालने के लिए पहले आपको बच्चों 10,000 रुपये का एक वर्ष का क्या निकालना पड़ेगा, ब्याज निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखो इस यहां से आपसे 2-3 प्रकार के वो प्रश्न पूछ सकता है, तो मेरी कोशिश रहेगी बच्चों एक ही क्वेश्चन के माध्यम से आपको वो दोनों तीनों स्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त कराना, ठीक है बच्चों। देखो मूलधन 10,000 आ गया, बताओ बच्चों दर कितनी लग रही है? दर लग रही है 8%। समय की बात है तो बच्चों प्रत्येक वर्ष दिया गया मतलब हर साल यानी एक साल, समय का मान कितना आ जाएगा आपका 1 वर्ष। बताओ बच्चों मैंने आपसे कहा कि 10,000 रुपये यदि एक वर्ष के लिए 8% की साधारण ब्याज की दर से अगर दिए जाते हैं तो बताओ एक वर्ष बाद उसका मिश्रधन कितना होगा। तो पहले निकालोगे बच्चों साधारण ब्याज SI, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है बच्चों। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन जो कितना है 10,000, मूलधन इंटू दर 8 इंटू समय 1 वर्ष बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 8 एकम 8, 8 को 100 से गुना किया बच्चों कितना आया 800 रुपये। बताओ बच्चों 10,000 रुपये का एक वर्ष का 8% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज कितना आया 800 रुपये। आपको चाहिए बच्चों मिश्रधन अमाउंट, अमाउंट कब प्राप्त होता है जब मूलधन में किसको जोड़ा जाता है, साधारण ब्याज को जोड़ा जाता है, ठीक है बच्चों। तो बताओ मुझे आप मूलधन कितना था? आपने कहा सर 10,000 रुपये तो हमारा मूलधन था, ब्याज कितना आया बच्चों 800 रुपये। बताओ अमाउंट कितना हो गया? अमाउंट हो गया बच्चों आपका कितना 10,800 रुपये, ठीक है। चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ये आपको। अब देखो बच्चों 10,000 रुपये एक साल के बाद 8% वार्षिक ब्याज की दर से कितने हो गए 10,800 रुपये, ठीक है। अब अगर बच्चों यहां पर आ जाता साधारण ब्याज, यहां अगर साधारण ब्याज आ जाता तब तो आप अगली वर्ष का अगर मिश्रधन ज्ञात करते तो आपको मूलधन को कितना लेना पड़ता 10,000 ही लेना पड़ता। लेकिन अब ध्यान रखना, अब आप मूलधन 10,000 रुपये नहीं लोगे, ये जो 10,800 है बच्चों ये किसका मान आ गया A2 का, बोलो 10,800।
अब आपको A3 चाहिए ना। अगर बच्चों यहाँ चक्रवृद्धि की जगह अगर साधारण ब्याज आ जाता, तब तो ध्यान रखना आप लोग मूलधन कितना लेते, 10,000 ही लेते। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है तो अब जो आपका मूलधन बन जाएगा वो पिछले साल का क्या बनेगा बच्चों, मिश्रधन। तो बताओ पिछले साल का मिश्रधन कितना आया, 10,800। अब इसको मूलधन लो, ठीक है, और फिर साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो आपने कहा सर साधारण ब्याज होता है सिंपल इंटरेस्ट SI बराबर मूलधन जो है 10,800 इंटू दर 8 इंटू समय वही अगले 1 वर्ष का बटे में कितना आ गया बच्चों 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 8 एकम 8, 108 को गुणा करेंगे भैया किससे, 8 से। तो यह है बच्चों 8 अंटे 64 का 4 हासिल 6, ठीक है, और 8 एकम 8, बताओ बच्चों कितना आया, 864 रुपये, ठीक है। तो आपने कहा सर अगले वर्ष का 10,800 का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का ब्याज कितना प्राप्त हुआ, 864। मैंने कहा बच्चों आपको मिश्रधन चाहिए, तो आपने कहा सर अमाउंट आएगा जब मूलधन में क्या जोड़ेंगे, साधारण ब्याज। तो बच्चों मूलधन कितना था, 10,800 था, इसमें जोड़ो साधारण ब्याज कितना आया, चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया, 864, ठीक है बच्चों। तो अब आपका बन जाएगा 10,800 में जोड़ेंगे बच्चों 864, तो यह आ गया आपका 4, 6, 8 और 8, 16 का 6 हासिल 1, बताओ 11,664। 11,664 बच्चों किसका मान आ गया, तीसरा पद। अब देखो बच्चों अगर इसी प्रकार आप लोग ये चाहो कि सर हम चौथा पद ज्ञात करना चाहेंगे और आप ज्ञात भी करना बच्चों, आपकी प्रैक्टिस होगी, तो चौथा पद ज्ञात करने के लिए बच्चों अब आपको क्या करना पड़ेगा, चौथे पद को ज्ञात करने के लिए बेटा आप क्या करोगे, अब जो मूलधन लोगे ना बच्चों आप पी का मान वो लेना 11,664, फिर साधारण ब्याज निकालना चक्रवर्ती ब्याज, तो वो आ जाएगा आपका मूलधन की जगह तो क्या रखोगे 11,664, ठीक है, इंटू दर 8 इंटू समय 1/100, उसको सॉल्व करोगे तो चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा, ठीक है। आपको चाहिए चक्रवर्ती मिश्रधन, तो जो ब्याज आपको प्राप्त होगा बच्चों उसको किस में जोड़ देना, 11,664 में, तो कौन सा पद आ जाएगा बच्चों, चौथा पद आ जाएगा। तो एक बात मुझे आप ये बताओ, आपने यहां पर देखा सर पहला पद आया 10,000, दूसरा पद आया 10,800, तीसरा पद जो है बच्चों वो कितना आया, अगर ध्यान रखना यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज की जगह साधारण ब्याज आ जाता तो यह आपकी एपी बनती, 100% आपकी एपी बन जाती बच्चों। लेकिन अब चेक करो कि क्या इस स्थिति में भी आपकी एपी बनी है या नहीं बनी। तो बताओ आपको डी का मान निकालना है, तो बच्चों A2 में से किसको घटाओगे, A1 को, राइट। A2 कितना है बच्चों 10,800, इसमें से आप घटाओगे बेटा A1 कितना है, वो 10,000 है, तो बताओ कितना आया, 800 रुपये, ठीक है। इस स्थिति में डी का मान प्राप्त होता है 800। अब चेक करो A3 में से A2 को घटाकर, A3 कितना है आपके पास 11,664, A2 कितना है, A2 है आपका 10,800, घटाओ, तो आपने घटाया 4, 6, 16 में से 8 गए तो 8 और 10 में कितना 864। क्या बच्चों आपके पास डी का जो मान है वो समान आया क्या, नहीं आया, तो आप कहोगे सर ये एक समांतर श्रेणी नहीं है। क्लियर बच्चों, इस प्रकार देखो लगभग हमारी घंटे भर की क्लास होने को चली और 1 घंटे में हमने केवल बच्चों कितने प्रश्नों का अध्ययन किया, 4 प्रश्नों का। लेकिन ध्यान रखना बच्चों अब एक भी प्रश्न इस प्रकार का आपका कभी गलत नहीं हो सकता, ये वादा है मेरा आपसे, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आया बच्चों हमारी प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर 2 और इसमें बच्चों टोटल कितने क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन हैं। अब देखो जो इजी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना आप
और जो आपको कठिन लगते हैं, वैसे मेरे लिए तो बच्चों कोई भी कठिन नहीं है क्योंकि मुझे तो पढ़ाना है सबको। आपकी नज़र में जो कठिन प्रश्न हो सकता है उनको सॉल्व करवा देता हूं मैं, और बाकी जो बचेंगे बच्चों उनकी प्रैक्टिस करना आप लोग अपनी आराम से रफ कॉपी के अंदर, ठीक है। देखो बच्चों, दूसरे प्रश्न में 5 क्वेश्चन है, उनमें से मैं आपको एक प्रश्न तो करवा देता हूं बच्चों, चौथा प्रश्न, और एक मैं आपको करवा देता हूं बेटा कौन सा, 5वां प्रश्न, ठीक है। ये 2 प्रश्न मैं करवा देता हूं, और पहला, दूसरा, तीसरा जो क्वेश्चन है इनका अभ्यास आप लोग खुद करना बच्चों। और फिर भी यदि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे, मेरे व्हाट्सएप नंबर है बच्चों 8239673454। अगर फिर भी आपको किसी भी प्रकार की, ध्यान रखना बच्चों मैं इसी प्रश्नावली की बात नहीं कर रहा, अगर किसी भी प्रश्नावली को लेकर किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे इन हेल्पलाइन नंबरों पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपकी मदद करूंगा बच्चों, प्रत्येक प्रश्न को मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि इस चैप्टर के बाद आप लोग कौन सा चैप्टर कक्षा 10th की मैथ का पढ़ना चाहोगे, हम लोग वही पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। देखो हमने देखा बच्चों कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद हमें ज्ञात करने हैं, जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी, इनका मान बच्चों हमारे को दिया गया है। देखो जो हमारी पिछली क्लास हुई थी, सुनो बच्चों, जो हमारी पिछली क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको इस प्रकार के प्रश्न सॉल्व करवाए थे कि अगर आपको प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी का मान दे दिया जाए तो आप लोग किस प्रकार आगे के पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर किसी ने पहली क्लास नहीं देखी है तो मैं उन सभी बच्चों को यही सजेशन करना चाहूँगा कि बच्चों आप लोग पहले इसका पार्ट 1 देखो, उसको क्लियर करो, उसके बाद आप लोग इस पे आना, तो इसमें आपको किसी भी प्रकार के प्रश्न को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। चलो ध्यान से समझते जाइए, आपको बताना है बच्चों एपी यानी आपकी समांतर श्रेणी, और इस समांतर श्रेणी के बच्चों आपको क्या करना है, प्रथम यानी शुरू के 4 पद ज्ञात करना है, प्रथम 4 पद। देखो बच्चों प्रथम 4 पद आपको ज्ञात करने हैं, मैंने बताया था बच्चों समांतर श्रेणी एपी के जो प्रथम 4 पद है वो होता है A1, A2, A3 और बच्चों A4, ठीक है। देखो A1 किसके बराबर होता है बच्चों, A के बराबर, A2 होता है A प्लस डी के बराबर, ये बच्चों व्यापक रूप होता है समांतर श्रेणी का, A3 होता है A प्लस 2D के बराबर, और A4 होता है बच्चों A प्लस 3D के बराबर। ये समांतर श्रेणी के व्यापक रूप है इनके पदों का, ठीक है बच्चों। पहला पद होगा बच्चों A, और A का मान आपको कितना दिया गया बताओ प्रश्न नंबर 4 में, तो आपने कहा सर -1, यानी बच्चों पहला पद कितना आ गया, -1, ठीक है। दूसरा पद ज्ञात करने के लिए बच्चों A में किसको जोड़ना पड़ेगा, D को, तो बोलो A का मान है -1 प्लस जोड़ने के लिए बच्चों प्लस आ गया, ठीक है, और D का मान कितना है 1/2। अब देखो बच्चों इधर -1 के बटे में कुछ नहीं, आप लोग क्या मानोगे 1, 2 को -1 से गुणा किया तो बच्चों आ गया -2, प्लस 1 को 1 से गुणा किया तो ये आ गया बच्चों 1, और नीचे आ गया 2 एकम 2। इस प्रकार आपने देखा माइनस प्लस होता है, -2 में से 1 गया तो बच्चों 1 बचा, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का 1/2 क्या हो गया आपको प्राप्त हो गया, ठीक है बेटा। इसी प्रकार देखो तीसरा पद हम देखें तो तीसरे पद में आएगा बच्चों A प्लस का 2D, बोलो A का मान क्या रखोगे -1 प्लस 2 आ गया बच्चों, D का मान क्या रखोगे 1/2। तो ध्यान देना बच्चों 2 के D के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा का चिन्ह होगा,
और जहां मान रखते हो वहां ब्रैकेट लगा लिया करो ताकि आपको किसी भी प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने में कोई कठिनाई नहीं हो। देखो बच्चों, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा बच्चों हमारा माइनस का 1 प्लस 2 को ब्रैकेट के अंदर गुणा करो, 2 एकम 2 और 2 में 2 का भाग दिया तो बच्चों कितनी बार गया, एक बार। तो -1 प्लस का 1, माइनस प्लस माइनस होता है, 1 से कट गया बच्चों, क्या बच जाएगा 0। ठीक है, इसी प्रकार देखो आपने देखा कि a प्लस का 3d, तो बच्चों a का मान आप रखोगे माइनस का 1 प्लस का 3 इंटू डी की जगह आपको क्या रखना है बेटा 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया माइनस का 1 प्लस 3 को ब्रैकेट के अंदर गुणा किया बच्चों, 3 एकम 3 बटे में क्या आ गया आपका 2। इधर -1 के बटे में कुछ नहीं तो आपने क्या मान लिया 1। 2 को -1 से गुणा किया तो बच्चों माइनस का 2 प्लस का 3 एकम 3 और बटे में आ गया 2 एकम 2। माइनस प्लस बच्चों माइनस होता है, 3 में से 2 गया तो बचा 1, संख्या प्लस की बढ़ी है तो 1/2 के आगे आपका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार देखो हमने सॉल्व किया तो बच्चों आपने कहा सर प्रथम पद आया माइनस का 1, दूसरा पद आया माइनस का 1/2, तीसरा पद हमें प्राप्त हुआ 0 और चौथा पद क्या आया बच्चों 1/2। इस प्रकार आपने क्या ज्ञात किए बच्चों, समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद। अब यदि मान लो हम बात करें इसके कौन से प्रश्न की, 5वें प्रश्न की। बच्चों लापरवाही आपको बिल्कुल भी नहीं करना है और प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोग समय से देखते जाओ, समय के साथ सॉल्व करते जाओ। मैथमेटिक्स में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। क्लियर है? देखो जो क्वेश्चन में जब भी आपको होमवर्क के लिए दूं तो आपको साथ के साथ उनको सॉल्व करना है। ध्यान रखना मैथमेटिक्स की अगर समय पर प्रैक्टिस करते रहोगे तो कहीं दिक्कत नहीं होगी आपको। देखो वही चाहिए बच्चों 4 पद। सबसे पहले आएगा प्रथम पद a1। a1 होता है बच्चों a के बराबर, a का मान दिया गया माइनस का 1.25, कहानी खत्म, a का मान आ गया। अब चाहिए हमें a2 का मान। आपने कहा सर a2 का मान प्राप्त होगा a प्लस का d। मैंने कहा बच्चों a का मान कितना है, बोलो माइनस का 1.25। देखना बच्चों 1.25 माइनस का आ गया। ठीक है, ये बच्चों आपने एक की जगह मान रख दिया। अब मैं कह रहा हूँ a में d को जोड़ोगे तो बीच में क्या आ रहा है बच्चों प्लस। अब बोलो d आ रहा है क्या, आपने कहा सर d का जो मान है वो माइनस का 0.25 है तो d की जगह रखो माइनस का 0.25। अब आपने क्या देखा बच्चों, 2 चिन्ह पास पास में आ गए तो आप ब्रैकेट लगा लो ताकि कभी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आपने कहा सर माइनस का 1.25 है, प्लस माइनस माइनस होता है, इसमें 0.25 को जोड़ेंगे बच्चों, माइनस माइनस प्लस होता है, आगे चिन्ह माइनस का आता है। 1.25 में 0.25 जोड़ोगे तो कितना आएगा 1.50। आपने देखा बच्चों पहला पद आया माइनस का 1.25, दूसरा पद आया बच्चों माइनस का 1.50। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा पद ज्ञात करो a3। तो a3 कब आएगा बच्चों, जब आप क्या करोगे 1 प्लस का 2d। तो a का मान आपने रखा बच्चों माइनस का 1.25 प्लस का 2 आ गया, d का मान क्या रखोगे माइनस का 0.25। ठीक है, देखो इसको आपने सोल्व किया तो यह आया बच्चों माइनस का 1.25 प्लस माइनस माइनस होता है, 2 को 0.25 से गुणा करोगे तो आएगा 0.50। 0.50 को 1.25 में जोड़ोगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा माइनस माइनस प्लस होता है, आगे चिन्ह माइनस का होता है। 1.25 में 0.50 जोड़ा तो 1.75 आपका क्या आता है बच्चों, आंसर आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो आपने देखा कि प्रथम पद बच्चों आया माइनस का 1.25, अगला पद आया माइनस का 1.50। ठीक है, यानी पहले वाले पद में जैसे हम लोग d का मान जोड़ते जाएंगे तो आगे वाला पद में प्राप्त होता जाएगा। माइनस का 1.25 था, इसमें बच्चों 0.25 जोड़ा, माइनस का 1.50 आया, इसमें फिर 0.25 जोड़ा
तो बताओ कितना आया, माइनस का 1.75। फिर इसमें आप लोग बच्चों 0.25 जोड़ोगे 0.25, तो यह आपका प्राप्त हो जाएगा 2.00। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी समांतर श्रेणी आगे बढ़ती जाएगी। क्लियर बच्चों? तो 2 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन तो मैंने करवा दिया। अब बाकी बचे शुरू के 3% बिल्कुल ईजी है बच्चों, ये आपको खुद को सॉल्व करना है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, अब हम लोग हमारी प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न नंबर 3 की तरफ, जिसमें 4 प्रश्न आपको दिए गए हैं बच्चों। केवल 1 प्रश्न मैं सॉल्व कराऊंगा, ध्यान रखना। 3 प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दूंगा। फिर भी यदि किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो बच्चों आप लोग मुझे आराम से व्हाट्सएप के ऊपर भेज सकते हैं। मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन का जो जवाब है वो साथ के साथ देखते ही लिखकर सॉल्व करके भेज दूंगा। ठीक है बच्चों? अब देखो, आपने देखा कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखो। देखो बच्चों, पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है। पहले आपको ए का मान दिया गया था, डी का मान दिया गया था, आपको समांतर श्रेणी के शुरू के 4 पद लिखने थे। अब इस बार उसने क्या किया बच्चों, आपको शुरू के 4 पद दे दिया। ठीक है, शुरू के 4 पद आपको दे दिया। अब वो कहता है बताओ इसमें ए का मान तो क्या है और डी का मान क्या है। देखो बच्चों, चलो 2 प्रश्न में आपको सोल्व करा देता हूं। ठीक है, आप टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। अब 2 तो कर लेना यार, बिल्कुल इजी है। तीसरा प्रश्न देखो बच्चों, हमें एपी दी गई है बेटा 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। ये इसी प्रकार से बच्चों आगे बढ़ती जा रही है। तो आपने कहा सर ये इस प्रकार की भिन्न संख्याएं हमें दी गई है जिनका प्रत्येक का हर क्या है बच्चों, समान है। ठीक है, सॉरी ये गलती से 13 लिख गया, यहाँ पर 3 आएगा बच्चों। यानी ऐसी भिन्न संख्याएं दी गई है हमें एपी के रूप में जिनका प्रत्येक का हर समान है और अंश जो है बच्चों वो प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ने पर आपको प्राप्त हो रहा है। आपने देखा 1 में 4 जोड़ोगे 5, 5 में 4 जोड़ोगे 9, 9 में 4 जोड़ोगे 13, इस प्रकार 13 में 4 जोड़ोगे तो क्या आएगा बच्चों, अगला पद आएगा 17 और प्रत्येक का जो हर है वो क्या समान है, बटे में क्या आएगा 3। ठीक है बच्चों, बताओ जो सबसे पहले आता है समांतर श्रेणी में वो किसका मान होता है, ए का मान। तो सबसे पहले आया 1/3 बच्चों, ए का मान कितना हो गया 1/3। क्लियर है? आपने कहा सर ए का मान 1/3 आ गया। मैंने पूछा बच्चों A1, ए जो है वो किसके बराबर होता है, A1 के बराबर होता है। अब मैं कहूँगा बच्चों A2 का मान बताओ, तो आपने कहा सर दूसरा पद है 5/3। क्लियर? मैंने पूछा बच्चों A3 का मान बताओ, तो आपने कहा सर A3 का मान कितना है 9/3। ठीक है बच्चों, 9/3 आ गया, कोई दिक्कत? चलो हमें बताओ किसका मान चाहिए, डी का मान चाहिए। आप कहोगे सर डी का मान ज्ञात करने के लिए आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाया जाता है। बच्चों आगे वाला पद लो A2, A2 का मान है 5/3, इसमें से घटाओ पहले वाला पद A1, कितना है बच्चों 1/3। दोनों का अर्थ समान है तो एलसीएम 3 आ गया। ऊपर 5 में से 1 घटाएंगे तो बच्चों क्या बच जाएगा 4/3। राइट, ये जो 4/3 है बच्चों, यह आपको क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ से डी का मान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार देखो आगे हम लोग बात करें तो अगला प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। इसी प्रकार बच्चों ये क्या होगा, आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों जो सबसे पहले आएगा वो A1 का मान होगा कितना है बच्चों 0.6। फिर आएगा बच्चों A2 का मान जो कितना है 1.7। फिर आएगा A3 का मान जो कितना है 2.8। फिर आएगा
A4 का मान जो कितना है 3.9। ठीक है बच्चों, ये 4 पद आ गए। सबसे पहले बताना था बच्चों प्रथम पद A का मान जो सबसे पहले आता है वो A का मान होता है। A का मान आ गया 0.6। ठीक है, हमें निकालना है बच्चों D का मान, तो A2 में से घटाएंगे A1 को। A2 कितना है 1.7, इसमें से घटाएंगे 0.6 को। बच्चों देखो कंफ्यूजन होने की ज़रूरत ही नहीं है, पॉइंट के पहले और पॉइंट के बाद में अंकों की संख्या समान है, मतलब कंफ्यूजन खत्म। बताओ 17 में से 6 घटा दिए तो बचे कितने बच्चों 11। 11 का मतलब हो गया 1.1। ठीक है, और चेक करो, ये A2 में से A1 घटाया, अब A3 में से घटाओ बच्चों A2 को, तो A3 कितना है 2.8, घटाओ A2 को जो क्या है 1.7। तो बताओ बच्चों 28 में से 17 घटाओगे, यानी 8 में से 7 गया तो 1 बचा, और 2 में से 1 गया तो क्या बचा बच्चों 1। प्रत्येक स्थिति में जो आपको डी का मान है वो क्या प्राप्त होता है बच्चों 1.1, यानी सार्व अंतर का जो मान है वो कितना प्राप्त हो गया 1.1। क्लियर है। तो इस प्रकार से क्या करना है बच्चों, आपको शुरू के दोनों प्रश्नों को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न है बेटा हमारा, देखो प्रश्न नंबर 4, और इसमें आपको प्रश्न दे दिए गए साहब 15 क्वेश्चन, टोटल 15 क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों, यानी आज की क्लास का होमवर्क तो आपको अच्छा मिल गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 15 क्वेश्चन सोल्व करोगे तो मतलब आपको समय भी लगेगा और जानकारी भी प्राप्त होगी, तो बेहद ज़रूरी है बच्चों 15 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। बताओ 15 में से मैं कितने कराऊं, केवल 5 ही करवाऊंगा आपको। अब ये मत कहना सर पूरे 15 करवाऊं, क्योंकि पूरे 15 अगर मैं कर दूंगा तो आप सब लोग है ना मजे हो जाएंगे आपके, कि आपको तो कोई भी प्रश्न सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं करवाऊंगा केवल 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन दूंगा बच्चों इसके होमवर्क के लिए, और आप लोग फटाक सी चुटकियों में सोल्व कर देना 10 क्वेश्चनों को। देखो बच्चों पहला क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। पहले पढ़ तो ले, ज्ञात क्या करना है। आप भी जल्दबाजी कर रहे हो मेरे साथ, जल्दबाजी नहीं करना बच्चों, पहले ऊपर पढ़ो क्या ज्ञात करना है आपको। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करो और इसके 3 और पद लिखो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, 3 क्या 1000 भी लिखवाए तो 1000 भी आप लोग लिख सकते हो, बस लिखने का तरीका आपको सीखना है। देखो बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। देखो दूसरा प्रश्न है बच्चों 2 5/2, फिर दिया हुआ है बच्चों 3 और 7/2। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आगे बढ़ता है ये। देखो प्रश्न क्या कहता है बच्चों, सबसे पहले आएगा A1 पहला पद, बताओ A1 कितना है 2, फिर आएगा बच्चों दूसरा पद A2 जो कितना है 5/2, फिर आएगा बच्चों तीसरा पद A3 जो कितना है 3, और एक आएगा बच्चों चौथा पद A4 जो कितना है बताओ 7/2। ठीक है बच्चों, 4 पद आ गए आपके पास, A1 A2 A3 और A4। बताओ टोटल कितने पद आए बच्चों, तो आपने कहा सर टोटल 4 पद आ गए। क्लियर, कोई बात नहीं, टोटल 4 पद आ गए बच्चों आपके। ठीक है, अब प्रश्न क्या कहता है, अगर ये आपकी समांतर श्रेणी बनती है तो आप डी का मान ज्ञात करो और इसके अगले 3 पद भी क्या करो बच्चों ज्ञात करो। बताओ सबसे पहले जो आता है वो ए का मान होता है बच्चों, और पहला पद आपको दिया गया 2। बताओ ए का मान कितना आ गया 2। ठीक है, अब बच्चों आपको क्या करना है, पहले तो डी का मान ज्ञात करना है।
तो बताओ बेटा डी का मान कब आता है? जब आगे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाया जाता है। तो बच्चों आगे वाला पद क्या है? A2 5/2। इसमें से घटाओ पहले वाले पद को, तो पहले वाला पद कितना है? 2। 2 के बटे में कुछ नहीं है, तो बच्चों क्या मानोगे? 1। सॉल्व करो। 5 एकम 5 माइनस 2 दूनी 4 और नीचे आ गया बच्चों 2 एकम 2। 5 में से 4 गया बच्चों, बचा 1/2 यानी आधा। ठीक है, और चेक करो। अब आप लोग निकालो बच्चों A3 में से किसको घटाओ? A2 को। तो बोलो बेटा A3 कितना है? आपने कहा सर 3 है। मैंने पूछा A2 कितना है? आपने बताया 5/2 है। घटाओ 3 के अपॉन में कुछ नहीं है बच्चों, क्या मानोगे? 1। सॉल्व करो। 2 को 3 से गुणा किया तो 6 माइनस 5 एकम 5 और नीचे आ जाओ बच्चों 2 एकम 2। तो 6 में से 5 घटाया तो बच्चों क्या बचा? वही 1/2। तो आपने क्या देखा सर? प्रत्येक स्थिति में जो डी का मान है वो में 1/2 क्या होता है? प्राप्त होता है। अगर बच्चों डी का मान आपको 1/2 प्राप्त हो गया, मतलब आप ये कहोगे कि सर ये तो एपी है। अगर ये एपी है तो सारवंतर ज्ञात करो। बताओ डी का मान कितना आ गया? आपने कहा सर डी का मान देखो हमारे पास आ गया कितना? 1/2। अब बच्चों अगर डी का मान 1/2 आ गया ना, तो आपको इसके क्या करने हैं? बताओ आगे के कितने पद ज्ञात करने हैं आपको? तो बच्चों आपको इसके आगे के 3 पद ज्ञात करने हैं। अब बताओ 4 पद तो आपको दिए गए हैं, आगे के 3 पद कौन से होंगे? 5वां, 6ठा और 7वां। तो बताओ बच्चों 5वां पद क्या होगा? A5। A5 क्या बनेगा? A प्लस का 4D। इसी प्रकार 6ठा पद क्या होगा बच्चों? A6। A6 बनेगा A प्लस का 5D। तो बताओ 7वां पद क्या होगा? A7 और A7 आएगा बच्चों A प्लस का 6D। राइट। इस प्रकार से क्या करना है बच्चों? आपको 5वां, 6ठा और 7वां यानी एपी के 4 पदों के आगे 3 पद आपको ज्ञात करने हैं। बताओ बच्चों ए का मान क्या रखोगे? आपने कहा सर ए का मान रखेंगे 2। प्लस का 4 आ गया। डी का मान क्या रखोगे बच्चों? आपने ज्ञात किया 1/2। तो देखो 4 से 2 कट गया कितनी बार? 2 बार। ठीक है बेटा, 2 का भाग दिया 4 में कितनी बार गया? 2 बार। 2 को 1 से गुणा किया तो 2 एकम 2। बताओ 2 और 2 कितने हो गए? 4। कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा सर इस एपी का जो 5वां पद है वो कितना प्राप्त होगा? 4। मैंने कहा 6ठा पद ज्ञात करो। 6ठा पद ज्ञात करोगे बच्चों तो ए का मान रखोगे 2 प्लस का 5, डी का मान आया 1/2। अब 2 से 5 नहीं कटता, कोई बात नहीं। 2 प्लस 5 को ब्रैकेट के अंदर गुणा करो। 5 एकम 5 बटे में कितने आ गए बच्चों? 2। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 में 5 जोड़ोगे तो 9। 9/2 क्या आ जाएगा आपका आंसर? ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से आपको 7वां पद ज्ञात करना है। उम्मीद करूंगा बच्चों आप लोग आसानी से इसको ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, देखो तो ये हमने सोल्व किया। और ये कौन सा प्रश्न था बच्चों हमारा? तो ये प्रश्न था प्रश्न नंबर 2। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 2 आपने सोल्व कर लिया। पहला आप लोग खुद सोल्व करोगे। ठीक है बच्चों, तीसरा भी आप खुद करना, चौथा भी आप खुद करना। मैं सोल्व कराता हूं बच्चों आपको प्रश्न नंबर 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसी प्रकार के क्वेश्चनों में आप लोग ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हो बच्चों। देखो 5वां क्वेश्चन है 3, फिर आएगा 3 प्लस का √2, फिर आया बच्चों 3 प्लस का 2। देखो 3 प्लस का √2, 3 प्लस का 2 √2
अगला पद है बच्चों 3 प्लस का 3 रूट 2। ठीक है, इसी प्रकार क्या करना है बच्चों, आपको आगे बढ़ते हुए चलना है। राइट, देखो तो आपने देखा कि प्रथम पद जो बच्चों a1 होता है, a का मान वो कितना दिया गया है 3। ठीक है, फिर आता है बच्चों a2 दूसरा पद जो दिया गया है 3 प्लस का रूट 2। राइट, तीसरा पद दिया गया है बच्चों a3 जो कितना है आपका 3 प्लस का 2 रूट 2। मैंने कहा बच्चों प्रथम पद a का मान आ गया 3। आपको ज्ञात करना है बच्चों सार्व अंतर d का मान। d का मान ज्ञात करने के लिए आगे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाते हैं। बोलो बच्चों दूसरा पद कितना है 3 प्लस का रूट 2। बच्चों इसमें से घटाओ तो माइनस किसको, पहले वाले पद को जो कितना है बच्चों 3। माइनस के 3 से प्लस का 3 कट गया। बताओ बच्चों का आंसर क्या है रूट 2। यानी इस स्थिति से आपके पास जो d का मान आता है बच्चों, ये d का जो मान है वो आपको बताओ कितना प्राप्त हो जाता है। तो आपने कहा सर रूट 2 हमारे को प्राप्त होता है। अब मुझे बताओ बच्चों आगे हम और चेक करें तो a3 क्या होगा तीसरा पद, इसमें से घटाओ पहले वाला कौन सा a2 यानी दूसरा पद। बच्चों a3 का मान आपको दिया गया है 3 प्लस का 2 रूट 2। कितना है बच्चों तीसरा पद 3 प्लस का 2 रूट 2। इसमें से घटाओगे दूसरा पद, तो बताओ बेटा दूसरा पद a2 कितना है 3 प्लस का रूट 2। अब ध्यान रखना बच्चों समझने वाली बात क्या है, देखो बेटा 3 प्लस का 2 रूट 2 है, घटाओगे तो माइनस आ गया। 3 प्लस के रूट 2 को घटाओगे बच्चों तो ये एक पद है, क्योंकि इसमें 2 संख्या है। जब पद को घटाते हो बच्चों तो ब्रैकेट लगा लेना, क्योंकि माइनस प्लस में आप कंफ्यूज होगे। इस पहले तीसरे वाले पद में से घटाओगे तो घटाने के लिए बच्चों माइनस आया, किसको घटाओगे दूसरे वाले पद को। ठीक है, देखो यह आ गया बच्चों 3 प्लस का 2 रूट 2। ठीक है बेटा, माइनस को 3 से गुणा किया तो माइनस का 3, माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों माइनस, यह आ गया आपका रूट 2। आपने देखा प्लस के 3 से माइनस का 3 कट गया, 2 रूट 2 है बच्चों। अगर 2 रूट 2 में से एक रूट 2 आप लोग घटा दोगे तो क्या बचेगा बच्चों रूट 2 आपके पास बचेगा। ठीक है, रूट 2 बच गया ना। तो पहले क्या आया था डी का मान रूट 2 आया था, अब भी क्या है बच्चों डी का मान रूट 2 आया। यानी प्रत्येक स्थिति में डी का मान समान है। आप कहोगे सर सार्वंतर रूट 2 आ गया। बताओ बच्चों यहाँ से फाइनली आंसर सार्वंतर जो डी का मान है वो कितना प्राप्त होता है आपको रूट 2। ठीक है, आपने कहा सर सार्वंतर रूट 2 आ गया, मतलब ये समांतर श्रेणी है। अगर है तो बच्चों अगले 3 पद ज्ञात करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले 3 पद जब बच्चों आप लोग ज्ञात करोगे तो बताओ दिए गए पद कौन कौन से हैं। तो आपने कहा सर समांतर श्रेणी एपी के हमारे को कितने पद दिए गए हैं बच्चों 4 पद दिए गए हैं। 5वां 6ठा और 7वां पद आपको ज्ञात करना है बच्चों। एक मैं बता देता हूं 5वां पद, फिर आप इसी प्रकार 6ठा और 7वां पद ज्ञात कर लेना। देखो 5वां पद ज्ञात करोगे बच्चों a5। 5वें पद का फॉर्मूला बनेगा a प्लस का 4d। बताओ बच्चों क्या बना a प्लस का 4d। आपने कहा बच्चों a का जो मान है वो प्रथम पद आपको बताओ कितना दिया गया था 3 प्लस का 4 आ गया। बताओ बेटा d का मान कितना आया रूट 2। 4 को रूट 2 से गुणा करेंगे तो 3 प्लस का 4 रूट 2 आपका क्या आ जाएगा आंसर। इसी प्रकार देखो समझो यहीं पर
आप लोग इस फॉर्मूले में रखकर सोल्व कर लेना। क्लियर है, प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चों आपकी। देखो 3 आया, 3 में √2 जोड़ा, क्योंकि √2 क्या है बच्चों, सार्वंतर, तो 3 √2 आ गया। फिर 3 √2 में एक और √2 जोड़ा, तो 3 प्लस का 2 √2। फिर उसमें एक और √2 जोड़ोगे तो 3 प्लस का 3 √2। अब एक और √2 जोड़ो तो 3 प्लस का 4 √2। आगे आएगा बच्चों 3 प्लस का 5 √2। फिर आएगा 3 प्लस का 6 √2। फिर आएगा 3 प्लस का 7 √2। फिर आएगा 3 प्लस का 8 √2। तो इस प्रकार यह बच्चों आगे बढ़ता हुआ जाएगा। राइट, चलिए फिर बच्चों आगे के प्रश्न आप लोग सोल्व करना। छठा प्रश्न आप लोग सोल्व करना, 7वां भी करना बच्चों, 8वां भी करना। 9 भी बिल्कुल सिंपल है, 10 भी बिल्कुल सिंपल है। एक बार 10 बता देता हूं बच्चों मैं आपको ना, प्रश्न नंबर 10 पे आ जाओ। फिर कह रहा हूं बच्चों, किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे बिल्कुल निश्चिंत होकर बता सकते हैं बच्चों। मैं 24 आवर्स ये मान लो आपकी सेवा के लिए तत्पर हूं। इस YouTube चैनल के माध्यम से बच्चों मेरा एक ही उद्देश्य है, इस बार ये जो सत्र आपका जो 2021-22 रहेगा बच्चों, इसकी मैथमेटिक्स में आपको बिल्कुल निःशुल्क बिना कोई पैसा लिए पूरी सोल्व करवाऊंगा बच्चों। किसी भी प्रकार के आपको मैथ में कोई दिक्कत नहीं आ सकती। देखो बच्चों, आपने देखा कि सर अगर 10वां प्रश्न हम लोग सॉल्व करें तो बच्चों 10वें प्रश्न में आपने देखा कि समांतर श्रेणी आपको दी गई है बच्चों A, 2A, फिर आएगा 3A और फिर आया बच्चों 4A। तो आपने देखा इस प्रश्न को, देखो देखते हैं ना आपको आंसर आना चाहिए बच्चों। A है, A में एक को जोड़ा 2A, 2A में फिर एक को जोड़ा 3A, 3A में फिर एक को जोड़ा 4A, मतलब प्रत्येक पद में क्या जोड़ी गई है बच्चों, निश्चित संख्या A जोड़ी गई है। तो आप कहोगे सर D का मान तो हमारा A आ गया। ठीक है बच्चों, D का मान बताओ A आ गया। अब अगले 3 पद ज्ञात करना, तो A जोड़ते जाओ। 4A में बच्चों A जोड़ा तो 5A, 5A में A जोड़ोगे तो 6A, और 6 में A जोड़ा तो क्या आ गया बच्चों 7A। कोई दिक्कत नहीं आई, आंसर। ठीक है, आप लोग सोल्व कर लेना बच्चों आराम से। फिर देखो बेटा 2 क्वेश्चन और है, इनको हम लोग सोल्व करते हैं बच्चों। कंफ्यूजन आपको बिल्कुल भी होना नहीं है। ठीक है, हम लोग देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर देखो 11 है, एक बार इसको सोल्व करो। प्रश्न नंबर 11 है बच्चों, ए स्क्वायर, ए का क्यूब, ए की घात 4। बच्चों दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बिना पेन उठाए आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखो कैसे बच्चों, ए आया, ए को गुणा किया ए से तो ए स्क्वायर आ गया। ठीक है बच्चों, ए स्क्वायर को फिर ए से गुणा करा तो ए की घात 3 आ गई। ए की घात 3 को बच्चों फिर ए से गुणा किया तो ए की घात 4 आ गई। अब सीधी सी बात है कि ए से गुणा करते जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, ए की घात 4 को अगर बच्चों ए से गुणा कर दे तो अगला पद क्या आएगा, ए की घात 5। ए की घात 5 को ए से गुणा कर दे तो बच्चों अगला पद क्या आएगा, ए की घात 6। ए की घात 6 को अगर बच्चों ए से गुणा कर दे तो अगला पद आएगा ए की घात 7। इसी प्रकार आपका क्या जाएगा बच्चों आंसर। सार्वंतर ज्ञात करना चाहो, देखो प्रथम पद क्या होता है बच्चों, a1 होता है a, और a जो है वो आपको क्या दिया गया है, a दिया गया है। ठीक है बच्चों, d का मान ज्ञात करोगे, आगे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाओगे तो ए स्क्वायर में से घटाओ a को। ठीक है, देखो कैसे घटाओगे, दोनों में a कॉमन आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत तो बताओ
ए आ गया आपका, ठीक है, ये ए आ गया बच्चों। तो ए स्क्वायर में से ए आपने कॉमन ले लिया, क्या बचा ए, इधर क्या बचेगा 1, ठीक है। इसी प्रकार देखो A3 में से किसको घटाओ बच्चों, A2 को। तो बताओ A3 कितना है, 1 की घात 3, इसमें से क्या घटाओगे बच्चों, 1 की घात 2, तो दोनों में भाग जा रहा है 1 की घात 2 का। 1 की घात 2 आपने कॉमन ले ली बच्चों, तो आपने देखा कि 1 की घात 3 में से अगर 1 की घात 2 आप कॉमन ले लोगे तो बच्चों आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर a प्राप्त होगा, माइनस यहाँ क्या बचेगा आपका 1। क्लियर बच्चों। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, प्रश्न को सोल्व करना है, ठीक है बच्चों। चेक कर लेना AP बनती है तो है, नहीं तो नहीं है, राइट। आगे देखो, इस प्रश्न पे ध्यान दो बच्चों। √2, √8, √18, फिर आया बच्चों √32 और इसी क्रम में आगे बढ़ता जा रहा है। थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, ये √2 है, √8 है बच्चों, 8 का आधा करते हैं तो 4 आता है, 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है, 4 बच्चों किसका वर्ग होता है, 2 का। तो इसको हम लोग लिखेंगे बच्चों 2√2। देखो कैसे आया, अंडर रूट के बाहर बच्चों 2 है, तो 2 का स्क्वायर करो कितना होगा 4, 4 को 2 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 8। इसी प्रकार देखो बच्चों रूट में 18 है, 18 के आधे करो, तो बताओ 18 के आपने आधे किए तो बच्चों कितने आएंगे 9। 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है, 9 किसका वर्ग होती है बच्चों 3 का। तो आप लोग बताओ क्या लिखोगे, 3√2। कैसे आया बच्चों, 3 तिया 9, 9 दूनी 18। आगे फिर चेक करो बच्चों, √32 है, तो √32 है, तो बताओ √32 का मतलब हो गया बेटा कि 32 का आधा करते हैं तो 16, 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है बच्चों, 16 किसका वर्ग है बताओ 4 का वर्ग है। तो इसको लिख देंगे हम लोग बच्चों √32 को 4√2, क्योंकि 4 चौकू 16 और 16 दूनी 32, ठीक है बच्चों। अब देखो सबसे पहले हमें चाहिए बेटा a का मान, बताओ a का मान कितना है √2, ठीक है। फिर चाहिए बच्चों d का मान, तो आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाएंगे बच्चों, 2√2 में से अगर √2 घटा दोगे तो क्या बच जाएगा आपका √2 बचेगा। और इसको देखते आपके दिमाग में आना चाहिए, समझना आप लोग मेरी बात को ध्यान से बच्चों, 2√2 में से अगर 1√2 घटा दोगे तो 1√2 बचेगा। क्लियर। 3√2 में से अगर बच्चों 2√2 घटा दोगे तो 1√2 बचेगा। इसी प्रकार 4√2 में से अगर बच्चों 3√2 घटा दोगे, ठीक है। देखो घटाना कैसे है मैं बता देता हूं बच्चों, आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। समस्या तो आपके सामने बच्चों गणित में आनी ही नहीं चाहिए, बस शर्त ही अब आपकी और मेरी यही है। देखो बेटा ये जो आपका प्रश्न था कौन सा, प्रश्न नंबर 12। देखो बच्चों प्रश्न नंबर 12 जो है इसको हमने चेंज कर लिया, ठीक है। √2 ऐसे कैसे आ गया, √8 को लिखा बच्चों 2√2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8। 18 को लिखा बच्चा 3√2, 3 तिया 9, 9 दूनी 18। इसी प्रकार 4 चौको 16, 16 दूनी 32, ठीक है बच्चों। आपने देखा प्रथम पद, बताओ मुझे a का मान कितना आया √2, कोई दिक्कत चलो नहीं है बच्चों। A2 में से घटाओ A1, तो 2√2 में से बच्चों किसको घटाओगे √2 को। आपने कहा सर दोनों तरफ देखो √2 को मना रहा है बच्चों, √2 को मना गया तो इधर बचेगा 2, इधर बचेगा 1, 2 में से 1 गया तो 1, और √2 को अगर 1 से गुणा करोगे बच्चों तो वही क्या हो जाएगा √2, ठीक है। इसी प्रकार A3 में से A2 घटाओ, तो 3√2 में से घटाओगे बच्चों 2√2, तो दोनों तरफ √2 आपका कॉमन आ जाएगा, इधर बचेगा 3 माइनस इधर बचेगा 2,
बताओ बच्चों, 3 में से 2 गया तो बचेगा 1, 1 को √2 से गुणा करोगे तो वही क्या प्राप्त हुआ, √2। प्रत्येक स्थिति में बच्चों कौन सी निश्चित संख्या जोड़ी गई है, √2 जोड़ी गई है, यानी यहाँ से जो सार्व अंतर d है ये में कितना प्राप्त होता है बच्चों, √2 प्राप्त होता है। क्लियर। चलो, सार्व अंतर बच्चों √2 आ गया तो अगले 3 पद ज्ञात करना है, मतलब 4 √2 में एक और √2 जोड़ोगे तो बच्चों आ जाएगा 5 √2। 5 √2 में फिर एक और √2 जोड़ोगे तो बच्चों क्या आ जाएगा आपका 6 √2। क्लियर है। इसी प्रकार क्या करना है बच्चों, आपको इसको सॉल्व करना है प्रश्न नंबर 13 को। ठीक है, एक का बच्चों प्रश्न नंबर 14 और एक का प्रश्न नंबर 15। थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, दोनों क्वेश्चन सेम है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं बच्चों, बताओ 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 3 का स्क्वायर होता है बच्चों 9, 5 का स्क्वायर होता है बच्चों 25, 7 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 49। 9 में से 1 घटाया तो कितना बचेगा बच्चों 8। 25 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा 16। क्या डी का मान समान आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, मतलब ये आपकी बच्चों एपी नहीं है। इसे चेक करो, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और क्या आ रहा है बच्चों 73। आपने देखा 25 में से 1 घटाते हैं बच्चों तो कितना प्राप्त होता है, 24 प्राप्त होता है। ठीक है, 49 में से 25 घटाओ तो 9 में से 5 गया तो 4, कितना प्राप्त होता है 24 प्राप्त होता है। 73 में से 49 घटाओ तो यहाँ भी बच्चों आपको कितना प्राप्त होता है 24। यानी आप कहोगे सर प्रत्येक स्थिति में डी का मान समान है, यानी बच्चों यहाँ जो सारवंतर आएगा वो आपका कितना प्राप्त होगा 24। तो अगले 3 पद निकालोगे तो 73 में 24 जोड़ो अगला पद आएगा, फिर जो आएगा उसमें 24 जोड़ो, फिर जो आएगा उसमें 24 जोड़ो। इस प्रकार बच्चों आपको इसके अगले 3 पद क्या हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद करूंगा इसके 15 क्वेश्चनों में से जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए बच्चों वो आपको जरूर समझ में आए होंगे। आपको आसानी से बच्चों थोड़ा सा समय लगेगा, ध्यान रखना प्रैक्टिस आपको बहुत मजबूत बनाएगी। जितनी प्रैक्टिस करोगे इतनी उतनी आपकी समांतर श्रेणी बच्चों मजबूत होगी। आगे बात करें तो इसके बाद में बच्चों यह आपकी इस प्रकार पूरी हो जाती है प्रश्नावली 5.1। ठीक है बच्चों, फिर आपने देखा तो थोड़ा सा आप लोग देखना एक बार कि ये बच्चों आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1। इस प्रकार का प्रश्न मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। ये भी आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है बच्चों। एपी 3/2 1/2 -1/2 माइनस के 3/2 के लिए प्रथम पद ए और सारवंतर आपको क्या ज्ञात करना है बच्चों, डी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, उसी पैटर्न से आप लोग आराम से सॉल्व करना। इसी प्रकार बच्चों एक आपके आता है एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें बच्चों 3-4 प्रश्न आपको दिए गए हैं। पहले तो आप लोग ये जांच करो कि एपी है या नहीं है। ठीक है बच्चों, इसके लिए आप लोग सारवंतर का मान निकालो। अगर सारवंतर का मान बच्चों समान आ जाए तो आपको उसके अगले 2 पद ज्ञात करना है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है बच्चों जैसा अभी हमने कुछ समय पहले पढ़ा था। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आज के इस जो हमारी गणित का जो सेशन चल रहा था बच्चों, जिसमें हमने समांतर श्रेणी पढ़ना शुरू की थी, आज उसकी हमारी दूसरी क्लास रही। इस दूसरी क्लास में बच्चों हमने कंप्लीट प्रश्नावली 5.1 के प्रत्येक क्वेश्चन और प्रश्नावली 5.1 से पहले जितने भी उदाहरण है बच्चों सबका अध्ययन किया। ठीक है, तो आप लोग बच्चों इंतजार करो अगली क्लास आने का। तो तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, जय भारत।